चलिए, जय श्री कृष्ण बच्चों सभी को। सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइए जल्दी से, जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाइए। समीक्षा धाकड़, जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा सभी को। जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। बहुत बढ़िया, आ गए सभी बच्चे। नीतीश किरार, सोनू साहू, ललित धाकड़, राजेश्वरी, समीक्षा, गिरिराज, प्रिया, रामधन, शिवानी, गौरव, राजकुमार, शिवम, हरवीर, मेघा, राहुल, पायल, किरार, धर्मेंद्र जी। चलिए, तो सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं, सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फुल जोश से। देखिए, हाँ भाई, जय श्री कृष्णा सभी को। चलिए, तो सभी जुड़ गए होंगे लाइव। और देखिए बेटा, हमारा क्या चल रहा है, अभी साइंस की क्लास चल रही है हमारी, जिसमें कि आपको अध्याय 2 अम्ल एवं क्षार के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि हमने कुछ लेक्चर ले लिए हैं, कुछ जानकारियां आपको अच्छी अच्छी सी दे दी हैं। आशा करता हूं आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आपको कभी भी किसी टॉपिक में दिक्कत आए तो आप वीडियो को निकालें और वहीं से देखना स्टार्ट कर दें, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए, कल हमने ये बताया था कि भाई अम्ल एवं क्षारक कितने प्रबल होते हैं, और इसके लिए हमने एक स्केल के बारे में पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, जिसमें P का मतलब होता है पावर और H का मतलब होता है H प्लस आयन की पावर। तो पावर ऑफ H प्लस आयन, ये मतलब होता है बेटा किसका, पीएच स्केल का। P का मतलब पावर आया कहां से, जो P मतलब होता है बेटा एक जर्मन भाषा का शब्द था पुसांस, जिसका अर्थ होता था शक्ति, उससे निकल के आया था। ये हमने कल पढ़ लिया था। आगे हम बात कर रहे हैं आज। कल एक बच्ची पूछ रही थी बेटा बाद में कमेंट करके कि सर हमें पीएच मान निकालने की आवश्यकता क्या है, या हम पीएच मान क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा एक बच्ची ने कमेंट किया था। तो बेटा कल की पूरी क्लास में हमने यही समझाया था आपको कि पीएच पैमाना क्यों आवश्यक है, या किसी भी पदार्थ का पीएच मान हमें क्यों निकालना है। कल की पूरी क्लास का मोटिव ही यही था, और मैंने पीएच पैमाने का महत्व भी बताया था। आप निकाल के देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले तो हमारे पौधे और पशु क्या होते हैं, पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी कि उनके स्पर्श से या डंक वगैरह, या मैंने आपको बहुत सारे अम्ल वगैरह बताए। तो बच्चे ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें किसी भी पदार्थ का पीएच मान ज्ञात होना आवश्यक है। क्यों, इसका सीधा सा आंसर आप ऐसा दे सकते हो, पीएच मान के पता होने से हमें उस पदार्थ का यह पता चल जाता है कि वो पदार्थ कितना अधिक अम्लीय है या पदार्थ कितना अधिक क्षारीय है। तो जब ये पता चल जाएगा कि वो कितना अधिक अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, तो हम उस पदार्थ को उपयोग में कैसा क्या करना है, क्या उसका उपयोग करना है, ये पूरा पता चल जाएगा। समझ गए। चलिए, जैसे हमने जठर रस का पीएच मान देखा था बेटा 2.1.2 था, तो हमारे अम्ल में कितना, हमारे शरीर में कितना तेजी से अम्ल निकलता है, कितना ज्यादा अम्ल निकलता है, ये हमें पता होगा, तभी तो शारीरिक क्रियाओं के बारे में आप पढ़ोगे। कैसा खाना खाना चाहिए, कितना आपके लिए पौष्टिक होता है, हमने कृषि में पढ़ा। तो ऐसे बहुत सारे पीएच, मतलब बहुत सारे पीएच मान के महत्व हमने देखे थे। पाचन तंत्र में देखा, दंत क्षय में देखा था, फिर हमने पौधों वगैरह के बारे में देखा था। नेटल का डंक होता है, जिसमें कि आपका क्या होता है बेटा, पीएच मान नेटल का डंक होता है, उसमें अम्ल होता है बेटा मेथनोइक अम्ल। चलिए, अब बात करते हैं बेटा हम काय की। आज हमारा टॉपिक है, कल मैंने याद करने के लिए दिया था आपको, सिरके में संतरा, इमली, टमाटर, खट्टा दूध, नींबू, चींटी का डंक, नेटल का डंक, इन सब में कौन कौन सा अम्ल होता है। तो पहला है सिरका, कौन सा होता है, एस्टिक अम्ल। संतरा कौन सा होता है बेटा आपका, सिट्रिक अम्ल।
इमली में कौन सा होता है बेटा आपका टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अगला था दूध, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी का डंक और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। ये हमने कल अच्छे से देख लिया था। इसके बाद क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, आप मुझसे पूछ लिया करोगे कौन से क्वेश्चन आंसरों में आपको दिक्कत वगैरह हो तो, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं बेटा हम, आज टॉपिक है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। टॉपिक क्या है हमारा, किताब का टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.4, टॉपिक नंबर 2.4, जिसमें आपको क्या है, लवण के संबंध में, क्या बच्चे, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। हमने लवण शब्द पहली बार कहां पढ़ा, अधिक जानकारी। इंग्लिश में बेटा लवण को बोलते हैं बेटा सॉल्ट। क्या बोलते हैं, सॉल्ट, नमक बोलते हैं ना, ऐसे ही। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था प्यारे बच्चों कि जब हम किसी भी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवा दें तो क्या बनता है बेटा आपका, लवण एवं जल। क्या बनता है, लवण एवं जल बनता है। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, ठीक। इस अभिक्रिया का नाम भी होता है बच्चे क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है इस अभिक्रिया का नाम, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसका नाम भी होता है। चलिए तो अब आप किताब में पढ़ेंगे कि पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण के गुणधर्म का एवं इसके उपयोग वगैरह पढ़ेंगे। तो बहुत सारे इन्होंने ले रखे हैं बेटा, लवण परिवार एक क्रियाकलाप दे रखा है जिसमें बहुत सारे सॉल्ट, बहुत सारे लवण ले रखे हैं, जिनमें कि मैं आपको देख रहा हूं सबसे पहला दे रखा है पोटेशियम सल्फेट। क्या दे रखा है बच्चे, पोटेशियम सल्फेट। दूसरा आपको दे रखा है सोडियम सल्फेट। इनके फॉर्मूले आप लिखें आगे सामने, अपनी नोटबुक लेके बेटा करें और सामने से लिखें बेटा सोडियम सल्फेट। अगला है कैल्शियम सल्फेट। ऐसा तो नहीं है कोई बेड पे पड़े पड़े देख रहा होता है वीडियो, कोई मतलब नहीं है बेटा, मोबाइल बंद करके रख दो, बेड पे पड़े होके अगर वीडियो देख रहे हो। इसके बाद दे रखा है मैग्नीशियम सल्फेट। ये सभी लवण है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद दे रखा है बच्चे आपको कॉपर सल्फेट। क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट। और भी दे रखा है बेटा सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। एक दे रखा है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अगला दे रखा है बच्चे आपको सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। बच्चे दे रखे हैं सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, और एक और दे रखा है बच्चे आपको अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। क्या करना है बच्चों इनका, सबसे पहले तो मैं आपको इनके फॉर्मूले बता रहा हूं। आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए सभी के, तभी आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। देखिए पोटेशियम सल्फेट का सूत्र आप सभी जानते हैं बेटा, K2SO4 होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, बहुत बढ़िया। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये आपके पूरे क्या हो गए बेटा, मैं इंक डाल लेता हूं एक सेकंड। ये आपके क्या हो गए बेटा, सभी आप अच्छे तरीके से देखिए, इनके सभी के नाम वगैरह लिख लीजिए, आप फॉर्मूले वगैरह लिख लीजिए। ये सभी क्या है बेटा, लवण हैं। ये किसी ना किसी अम्ल एवं क्षार से मिलकर बने हुए हैं। और आगे हम ये भी देखेंगे कि ये कौन से, कोई सा भी जो लवण बनता है वो किन दो अम्लों से, किन क्षारों से मिलकर बना होगा, ये भी हम अच्छे तरीके से जानकारी देखेंगे। देखिए चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कमेंट वगैरह करके बता दिया करो मेरे को, ठीक है। चलिए अब आगे कह रहा है बेटा, ये सब मैंने लिख दिए जो किताब में दे रखे थे, कि उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए तो हम करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। उन अम्ल एवं क्षारक, तो बेटा सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या हैगा बेटा, आपका K2SO4 है।
K2SO4 है। तो आप स्पष्ट समझ जाओ, यदि इसमें आपका SO4 है और यहाँ पे क्या आएगा पोटेशियम, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा क्षार लिया होगा, ऐसा अम्ल लिया गया होगा जिसमें SO4 होगा। तो अब याद करो कि कौन से अम्ल में SO4 था, याद करो कौन से अम्ल में SO4 था। तो बेटा सबको ध्यान होगा कि H2SO4 एक ही अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें क्या होता है बेटा सल्फेट होता है। अब इसके बाद कह रहा है बेटा आपका पोटेशियम, तो पोटेशियम के साथ में OH ले लो, ये ले लिया मैंने KOH। अब इन दोनों को आप अगर क्रिया करवाओगे, ये अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया, तो देखो यहां से OH निकल गया और यहां से ये H निकल गया, बचा क्या KSO4, K2SO4 प्लस पीछे निकल जाएगा जल। तो आप समझ गए होंगे बेटा कि K2SO4 को प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन से अम्ल चाहिए, एक सल्फ्यूरिक अम्ल और एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ऐसे ही मैं आपसे कहूं Na2SO4, इसको प्राप्त करने के लिए आपको कौन से चाहिए, तो SO4 के लाने तो आप समझ जाओ बेटा H2SO4। तो इन सभी में जितने में भी SO4 आ रहा है तो सभी के लिए क्या चाहिए होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। और जैसे Na है तो कुछ नहीं, इसके साथ में क्या ले लो NaOH ले लो। ठीक, चलिए समझ में आ गया बेटा, ये अम्ल है ये क्षार है। अगला है कैल्शियम सल्फेट, तो बेटा अम्ल कौन सा हो गया, वही H2SO4 और कैल्शियम के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए ये अम्ल हो गया ये क्षार हो गया। अगला क्या है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, तो ये तब बना होगा जब हमने काय की अभिक्रिया H2SO4 की अभिक्रिया काय से कराई होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। और भी देखें, चलो NaCl को ले लेते हैं। अब इसमें H2SO4 नहीं, NaCl प्राप्त करने के लिए आपको किस अम्ल और किस क्षार की आवश्यकता पड़ी होगी, तो देख सकते हैं आप बेटा किस अम्ल की आवश्यकता पड़ी होगी, समझ जाओ। इसमें क्लोरीन है, तो कौन से अम्ल में क्लोरीन होता है, HCl में। किस में होता है, HCl। और Na है तो Na के साथ में तो आपको OH लेना ही लेना है, ये अम्ल हो गया ये क्षार हो गया। अगला है बच्चों आपका NaNO3, इसको प्राप्त करने के लिए हमें किस अम्ल और किस क्षार की आवश्यकता पड़ी होगी, तो पीछे बेटा NO3 लिखा है, तो आप याद करो किस अम्ल में NO3 यानी नाइट्रेट होता है, तो आपको याद आएगा कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसमें कि क्या होता है बच्चे आपका NO3 होता है। और Na की जगह पे आप सिंपल है पीछे क्या ले लो OH, तो ये क्षार हो गया ये अम्ल हो गया। लास्ट वाला भी कोई नहीं है NH4Cl, इसको भी आप देख सकते हो NH4Cl, तो Cl के लिए कौन सा आ जाएगा HCl और NH4 के लिए NH4 और OH, तो ये अम्ल है और ये क्षार। तो बेटा अपनी अभी तक के वीडियो में मैं आपको ये समझा चुका हूं, क्या समझा चुका हूं कि भाई ये सारे लवण थे, इनके फॉर्मूले मैंने बताए और इनको प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अम्ल चाहिए प्लस क्षार चाहिए, तब आपका बनेगा क्या लवण और जल। तो ये सब लवण अगर हमें प्राप्त हुए हैं तो एक कोई ना कोई अम्ल होगा कोई ना कोई क्षार होगा। तो मैंने सभी में आपको बता दिए कि इसको बनाने में इन सभी को बनाने में कौन कौन से अम्ल के लगे, SO4 है मतलब H2SO4 लिया गया होगा। और ये आगे जो धातु दे रखी है इनमें आप क्या कर दो OH जोड़ दो, क्योंकि हम पढ़ के आए सभी क्षारों में हाइड्रोक्साइड आयन होता है। क्लियर, इनमें जिसमें Cl है NaCl है NH4Cl, इनमें आपको HCl ले लो, और जिनमें NO3 है इसमें आपका, अच्छा इसमें कौन सा अम्ल आएगा Na2CO3, इसमें बताओ सोच के Na2CO3 में कौन सा अम्ल आएगा, इधर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे देखना Na2CO3, कमेंट करके बताओ ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें CO3 होता है। तो ऐसा अम्ल मैंने आपको बताया ही नहीं, HCO3 होता है बेटा। सर ये क्या होता है, HCO3 बनेगा कि नहीं बनेगा, एक का नहीं, ये नहीं बनता HCO3, ये होता है बच्चे H2CO3, इसको बोला जाता है कार्बोनिक अम्ल। क्या बोला जाता है, कार्बोनिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, इसको देख लेना एक बार। और Na के साथ में आप क्या ले लेना OH। अब बेटा ये ऐसा अम्ल है, इसकी आवश्यकता अभी तक हमें नहीं पड़ी थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था, किताब में नहीं दे रखा था। ठीक, तो आप समझ गए कार्बोनिक अम्ल होता है H2CO3। चलिए अब आगे वो क्या बोल रहा है, ठीक पढ़ते हैं। मैंने अभी तक के इस प्रश्न का उत्तर आपको दे दिया। आगे कह रहा है कि समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को
एक ही परिवार का कहा जाता है। अच्छा चलिए ये साफ कर दूं मैं, आप इसको साथ साथ में नोट करते जाया करें। यदि आपने नोट नहीं किया हो तो बाद में इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देखें और इस वीडियो को रोक के पॉज करके और इस सबको आप नोट कर लिया करें। चलिए आगे क्या बोल रहा है बच्चे, पढ़िए। वो ये कह रहा है कि जिसमें समान धन और ऋणायन होते हैं उसको हम एक ही परिवार के लवण कहते हैं। जैसे बात करें बेटा, एक ही परिवार के लवण कहते हैं। जैसे एक लवण है बेटा जिसमें कि आपका साल्ट यानी नमक है, NaCl है, और एक है Na2SO4। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें भी Na धनायन है और इसमें भी Na क्या है आपका धनायन। इसका ऋणायन कौन है Cl और इसका ऋणायन कौन है बेटा आपका SO4। तो बेटा इसके धनायन और ऋणायन, इसके धनायन, इसमें भी Na धनायन है और इसमें भी Na धन आयन है। तो आप समझ रहे होंगे कि दोनों में क्या है, समान धनायन, तो इसको एक ही परिवार का लवण कहते हैं। ठीक ऐसे ही आपका बेटा अगर समान ऋणायन है तो एक ही परिवार के धनायन के हैं जी। समान ऋणायन एक आपका काय में है HCl में, नहीं KCl और NaCl। अच्छा ये ले रखा है NaCl और एक ले रखा है KCl, ये दोनों लवण है। इसका धनायन और ऋणायन क्या क्या है बेटा, Na धनायन और Cl ऋणायन। इसका धनायन क्या होगा K प्लस और Cl माइनस। तो इसका ऋणायन और इसका ऋणायन सेम है, इसलिए इसको एक ही परिवार का बोलेंगे। क्लोराइड लवण के परिवार, ये दोनों क्या हैं, ये क्या है क्लोराइड, ये क्या है क्लोराइड लवण, क्लोराइड लवण परिवार के सदस्य हैं, ऐसा आप कह सकते हो, एक ही परिवार के। ये बेटा ये सोडियम, सोडियम परिवार के, सोडियम लवण परिवार के सदस्य हैं, ऐसा उन्होंने लिख रखा है। आगे इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं, तो बहुत सारे हैं। देखो आप SO4 परिवार हो गया, इन सभी में आ जाएंगे। सब दिख रहा है आपको, ये सभी SO4 परिवार में आ जाएंगे। इसमें Na है और Na कहीं नहीं है। इसके बाद बात करें, ये सोडियम, सोडियम दोनों में धनायन धनायन है। इसमें Cl Cl है, इसमें CO3 है और कहीं नहीं, बस यही परिवार है। SO4 परिवार, Na परिवार, ये 1 2 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, और फिर ये Cl Cl परिवार। बस इतने से ही हमारे क्या है लवण, लवण परिवारों की हम जानकारी निकाल पा रहे हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं बेटा, आप मिलाइए कि अब कह रहा है बेटा एक और क्रियाकलाप करने को कि इन लवणों का आप क्या निकालो, पीएच मान निकालो। इनका क्या निकालो, पीएच पैमाने से। अब कल निकाल लिया तो ज्यादातर सबका पीएच जो मान है बेटा वो 7 के इर्द गिर्द ही आएगा, लगभग तो 7 ही आता है। ये थोड़ा बहुत कोई लवण ऐसे होते हैं बेटा जिनका 7 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, इन सबके नमूने ले लो। अब आगे बोल रहा है, देखो सिर्फ ले लिया, जल में इनकी विलेयता की जांच करो, तो बेटा ये पूरे के पूरे जल में घुल जाएंगे। पहले मैंने आपको बता दिया इन सबको आप जल में घोलोगे, ये सब लवण आपके पास है, इनको आपने परखने में लेकर जल में घोलोगे, ये जल में विलय होता है। प्रत्येक लवण जल में विलय होता है। इसका उदाहरण आप घर पे नमक है, कौन सी ठोस अवस्था में होता है नमक, नमक को आप पानी में घोलोगे तो घुल जाएगा ना, बस ऐसी कंडीशन ही है, सभी लवण जल में घुल जाते हैं। आगे कह रहा है लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच करो। कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि लिटमस पेपर पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। चलिए कौन से लवण अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन है, ज्यादातर उदासीन है, एक आध दो होते हैं जिनमें से जो हल्का फुल्का अम्लीय और क्षारीय गुण प्रदर्शित करेंगे। आगे बात करते हैं बेटा, एक और सारणी दे रखी है जिसमें नमक है, इसका पीएच मान 7 आएगा, प्रयुक्त अम्ल नहीं है। अच्छा इसको बनाने के लिए प्रयुक्त अम्ल कौन सा आएगा, HCl, और प्रयुक्त क्षार कौन सा आएगा, NaOH। चलो अरे वो ये पूछ रहा है NaCl को बनाने के लिए एक सारणी दे रखी है, उसमें सबसे पहले कह रहा है नमक, तो NaCl हो गया, इसका पीएच मान कितना आएगा, देखो नमक NaCl पीएच मान कितना आता है 7। फिर कह रहा है प्रयुक्त अम्ल, क्या है प्रयुक्त अम्ल, इसको बनाने के लिए तो आप इसको HCl से बना लेना। और कह रहा है प्रयुक्त क्षार, तो प्रयुक्त जो क्षार है वो आएगी NaOH। तो आप समझ जाओ HCl और NaOH को मिलाकर क्या बनेगा बेटा आपका NaCl। ठीक चलिए अब यहां से कुछ बातें निकल के आती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से देखें बेटा आप। कल मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा पूरे तरीके से, तो आज लास्ट है, देखना कल लास्ट रहेगा, आज का सेकंड लास्ट टॉपिक है, देखना ध्यान से।
वो ये कह रहा है बच्चे आपका प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक, यदि कोई भी आपने प्रबल अम्ल लिया जो कि यहां पे था HCl, बेटा मैं आपको प्रबल अम्ल बता देता हूं, ये H2SO4 प्रबल अम्ल होता है, HCl होता है, HNO3 ये सब प्रबल अम्ल है। अगर दुर्बल अम्ल की बात करें तो ये है CH3COOH, ये एस्टिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है, और ये सभी क्या है बेटा आपके प्रबल अम्ल हैं। चलिए हमने देख भी लिया, इनका पीएच मान निकालोगे समान सांद्रता पर तो बहुत कम आएगा। प्रबल अम्ल और आपने यदि प्रबल क्षार, आपने यदि के इर्द गिर्द आएगा तथा आएगा उदासीन। चलिए शायद आपकी वीडियो थोड़ी बहुत रुक गई थी, अब नहीं रुकेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिख तो रहा है ना बेटा आपको, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कॉल वगैरह आ जाता है तो ध्यान से समझे बेटा आप। हाँ, मैंने क्या बोला कि जब आप एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक लोगे तो जो लवण बनेगा वो कैसा रहेगा बेटा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लोगे जो लवण रहेगा वो उदासीन आएगा, जिसका कि पीएच मान 7 आएगा। अब ध्यान से सुनना, ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, देखो मैं बिल्कुल एक एक चीज ले रहा हूं। आपने क्या लिया, प्रबल अम्ल लिया, लेकिन जो क्षार था वो कैसा था, दुर्बल, तो दुर्बल क्षार। तो आप समझ जाओ बेटा ज्यादा प्रबलता किसकी है, अम्ल की, तो जो हमें प्राप्त होगा वो कैसा रहेगा बेटा आपका, के पीएच मान 7 से कम होगा, यानी अम्लीय प्राप्त होगा। हमें कैसा लवण मिलेगा, अम्लीय लवण, जिसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम। आप इसको अच्छे से समझें। यदि आपने दुर्बल अम्ल ले लिया, क्या ले लिया, दुर्बल अम्ल ले लिया, और बच्चे आपने प्रबल क्षार ले लिया, दुर्बल अम्ल लिया और प्रबल क्षार लिया, तो बच्चे आपका क्या होगा, क्षारीय लवण प्राप्त होगा, बनेगा लवण ही लेकिन कैसा, क्षारीय, जिसका पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो बातें आ रही है नहीं आ रही समझ में। तो ये तो यही तो होती है, पता नहीं क्या कर रहे हो, सो क्या तो नहीं देख रहा है, पिटाई लगा दूंगा। उठो चलो, उठो, रजिस्टर पेन कॉपी लेके बैठो और बढ़िया तरीके से इनको नोट करो। 7 से कम होता है ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षार की, तो आपने 3 कंडीशन को लेना है। ठीक, आपने प्रबल अम्ल प्रबल क्षार लेके देख लिया तो बिल्कुल उदासीन आएगा, जिसका पीएच मान 7 आएगा। पीएच मान कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। आपने यदि प्रबल क्षार लिया और दुर्बल, प्रबल अम्ल लिया और दुर्बल क्षार, तो फिर अम्लीय लवण मिलेगा। देखो अब जब आप अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा रहे तो लवण तो बनेगा, तो कैसा वाला बना बेटा, अम्लीय बनेगा। क्यों, क्योंकि अम्ल प्रबल था, तो अब अम्लीय बना, तो समझ जाओ उसका पीएच मान 7 से कम आएगा। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार ये लिए, तो क्षार का देखो, प्रबल कौन है, क्षार, जो प्रबल होगा प्रभाव तो उसी का रहेगा, सिंपल सी बात है, जो प्रबल होगा उसी का प्रभाव रहेगा। ये 7 से अधिक होता, क्षारीय है तो 7 से अधिक होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब आता है बेटा आपका साधारण नमक से रसायन, मतलब नमक से रसायन हम प्राप्त करेंगे। जो आपका नमक होता है ना बेटा, आप इसको खाने के लिए यूज करते हो, स्वाद के लिए आपके सब्जी वगैरह में सब चीजों में डालते हो। खाने की ऐसी एक भी चीज नहीं बनती बेटा जिसमें नमक ना डलता हो। तो क्योंकि हम बचपन से ऐसे खाना खाते आ रहे हैं जिसमें नमक डलता है, तो बिना नमक के हमारा स्वाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा हमें। तो अब साधारण नमक आप खाने के अलावा भी बहुत सी जगह पे उपयोग करते हैं। तो औद्योगिक स्तर पर बहुत से ऐसे रसायन होते हैं जिनको बनाने के लिए आपको नमक की कच्चे माल के रूप में आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए बेटा, किताब को आगे पढ़िए, आपको एक फुटेज भी दिख रहा होगा जिसमें बेटा गांधी जी दिख रहे होंगे, एक छोटा बच्चा दिख रहा है बेटा। तो गांधी जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, विज्ञान में गांधी जी के बारे में क्यों दिया, क्योंकि नमक से गांधी जी का बहुत बड़ा जुड़ाव था। आपको पता होगा कि दांडी यात्रा की थी बेटा 29 मार्च
गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी बेटा साबरमती तक, तो नमक कानून तोड़ा था, मतलब कि आप नमक नहीं बना सकते ऐसा कुछ कानून था अंग्रेजों का, तब इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। सोशल साइंस में आपको ये अच्छा टॉपिक मिल जाएगा, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। दांडी यात्रा कल पढ़ के आना, ठीक है। चलिए, आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोला मैंने, देखो अभी बताया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाओगे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, तो बनेगा सबको पता है बेटा क्या, NaCl, क्या बनेगा, ये Cl और ये Na और HOH मिलकर क्या बन जाता है आपका, H2O बन जाता है, ठीक। से क्या मिलता है बेटा आपका, सोडियम क्लोराइड मिलता है। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं, बहुत बढ़िया। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है, बिल्कुल बेटा, क्यों, क्योंकि ये भी प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, तो उदासीन लवण मिलेगा। अब ये बता दिया, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीन लवण मिलेगा, ठीक। आगे कह रहा है इसी लवण का हम अपने भोजन का उपयोग करते, चलिए। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं बेटा, जो समुद्री जल होता है उसमें बहुत प्रकार के ये सभी लवण उसमें घुले रहते हैं, जल में यानी पानी में लवण घुले रहते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है, मतलब बहुत सारे लवण होते हैं, इनमें सोडियम क्लोराइड भी एक लवण होता है, इसको अलग कर लिया जाता है और फिर उसमें आयोडीन वगैरह मिलाकर और आपके घरों पर सप्लाई कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। विश्व में मतलब बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसमें पत्थर के रूप में नमक का डगरा होता है ना, ऐसे बोलते हैं ढेला नमक का, वो पाया जाता है, ठीक, बहुत सारे लवणों का। बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं, मतलब जब नमक को समुद्र में से प्राप्त किया जाता है तो ये भूरे रंग का होता है, जबकि आपके घरों पे आता है प्योर व्हाइट होता है। तो जो भूरे रंग का होता है ना, इसमें क्यों होता है भूरे रंग का, क्योंकि इसमें बहुत सारे अन्य लवण भी घुले रहते हैं, मिले रहते हैं, तो इनको अलग कर दिया जाता है और केवल NaCl को आपको प्राप्त करवाया जाता है। इसे हम खनिज नमक कहते हैं, मतलब जो भूरे कलर का नमक होता है इससे हम नमक को प्राप्त करेंगे, जिसमें बाकी सारे लवण घुले हुए हैं, उसको हम खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया, मतलब समुद्र का कोई एक हिस्सा था और वो गर्मी बढ़ने के कारण धीरे धीरे युगों में सूख गया वो, तो तब ये नमक आपका कैसा किनारे पर रह जाता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं बेटा अपन क्या, खनिज नमक कहते हैं। खनिज नमक का खनन भी, खनन मतलब निकालते हैं बेटा, कोयले की तरह ही होता है, कोयला होता है ना, कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खदानें होती हैं, इनसे कोयला निकाल के लाते हैं, ऐसे ही नमक की भी बहुत बड़ी खदानें होती हैं जिनसे नमक निकल के आता है। और ज्यादा कोई लागत नहीं होती इसको प्योरीफाई करने में, मतलब खनिज नमक से प्योर नमक प्राप्त करने में ज्यादा लागत नहीं आती, इसलिए नमक बहुत सस्ता मिलता है। मेरे हिसाब से आपके घरों पे आने वाली ज्यादातर खाने वाली या पूरे मसाले वगैरह में सबसे सस्ती चीज जो होगी वो नमक ही होती है। आगे, आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा, क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था, बहुत बिल्कुल शानदार। अब आ जाओ बेटा, जो साधारण नमक है वो हमारे रसायनों का कच्चा पदार्थ है। कच्चा पदार्थ मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप खाना बना रहे हो तो आटा है, नमक है, इनको आप क्या करोगे, मिलाओगे, पानी वानी लेके आओ, तो आटा पानी नमक ये क्या है बेटा, कच्चा पदार्थ है रोटी के। अब इनको आप मिला के आटे को गूंद के और क्या बना लोगे, रोटियां सेक लोगे। तो रोटियों का कच्चा पदार्थ कौन है, आटा पानी नमक, ऐसे सब्जी, सब्जी होती है उबालते हैं उससे पहले, कच्चा पदार्थ मतलब होता है जिससे हम उस चीज को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो जो चीज जिस पदार्थ से प्राप्त हुई है वो उसका कच्चा पदार्थ होता है। तो जो नमक है वो भी बेटा बहुत सारे रसायनों का कच्चा पदार्थ होता है। चलिए सॉरी, देखे बच्चे, तो ये मैं साफ कर रहा हूं, अब अगला टॉपिक चालू हो गया। ये लवणों के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीन, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अम्लीय लवण, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, तो फिर क्या आएगा, क्षारीय लवण प्राप्त होगा, पीएच मान 7 से अधिक। बहुत बढ़िया। चलिए अब आता है बेटा, साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ होता है, कैसे, देखिए। इस प्रकार प्राप्त जो साधारण नमक, हमने साधारण नमक प्राप्त कर लिया, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र में इधर लिख देता हूं NaOH। दूसरा दे रखा है बेटा आपका बेकिंग सोडा, जिसका की सूत्र होता है बच्चे NaHCO3, याद करना, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक। इसके बाद बात करते हैं बेटा अपन, बोसिंग सोडा है,
अगला बात है Na2CO3 डॉट 10H2O, ये 10 जल के अणु है। Na2CO3 ये होता है बेटा वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर, इसको धावन सोडा भी कहते हैं। और भी दे रखा है एक व्यंजक चूर्ण, क्या दे रखा है बेटा CaOCl2 व्यंजक चूर्ण। तो जे मैंने जो नाम लिखे हैं ना चारों, इन चारों को मैं आपको बनवाऊंगा, उनमें से एक मैं आज आपको बनवा रहा हूं, और बचे जो तीन हैं उनको, एक और भी होता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो हालांकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कच्चा माल नमक नहीं है, बाकी इन सभी का जो कच्चा माल है वो क्या है, नमक है। कच्चा पदार्थ है नमक, नमक से कोई चीज प्राप्त की जाती है, उससे फिर इन चीजों को बनाया जाता है। तो इतनी बात समझ में आई होगी आपको। चलिए, तो अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। आज क्या बना रहे हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बहुत उपयोगी होता है बेटा, इसके उपयोग भी प्रश्न यही मैं आपको करवाऊंगा। यानी आपके परीक्षा में आने वाला प्रश्न क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि, इसके गुण, इसके उपयोग लिखिए। फिर बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ये खाने का सोडा होता है बेटा आपका, बहुत जैसे आपका जिस भी चीज को फुलाना हो हमें थोड़ा, तो उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। वॉशिंग पाउडर कपड़े धोने का सोडा होता है। व्यंजक चूर्ण होता है बेटा, इसके भी बहुत सारे उपयोग हैं। तो ये चार प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग, बेकिंग सोडा बनाने की क्या है, कैसे बनाया जाता है, विधि गुण उपयोग, वॉशिंग पाउडर बनाने की विधि गुण उपयोग, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि गुण उपयोग, और एक लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको हम कहते हैं। घरों की छतों के नीचे आपने देखा होगा पीओपी करवाई जाती है, ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, वो भी आता है। चलिए, तो मैं उसको बाद में बताऊंगा, अभी का हमारा टॉपिक नहीं है। तो अभी मैं ये इसीलिए लिखे हैं मैंने। चल, तो हम बना रहे हैं बेटा आज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कैसे बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए NaOH। ये एक क्षार है, ध्यान से, ये एक क्षार है। चलो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रश्न आपने लिख लिया एक प्रकार से, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनाने की विधि गुण तथा उपयोग। तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चे आप हमारे साथ में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से, बिल्कुल यही लिखना है आपको परीक्षा में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन लवण होता है, से विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, विलयन से विद्युत धारा यदि हम प्रवाहित कर दें, समझते हो आप कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं अभी यार, ऐसे ही नहीं कर देंगे। नहीं, तुम क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ले लो और उसमें करंट के दो तार पटक दो, ऐसा नहीं करना होता, नियम से काम करने होते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, आप लिखेंगे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है बेटा, यह वियोजित होकर, यह वियोजित होकर, सॉरी बेटा मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, ये तो गलत है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बना रहे हैं, उसमें विद्युत धारा थोड़ी प्रवाहित करेंगे, कुछ भी। चलो, मुझे दिख जाता है, वैसे ही पता चल जाता है क्या लिख दिया। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी करने के लिए बेटा थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करो, वहीं नीचे दे रखा होता है क्वालिटी, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, एक दिन अपन बेटा दिन में पढ़ के देखेंगे। अभी रात में क्या है, मैंने जो लाइट्स वगैरह लगा रखी है, यदि आपको कम लगता है तो मैं और लाइट्स वगैरह ले आऊंगा, तो इसमें अच्छे से और ज्यादा दिखने लगेगा। और आप क्वालिटी बढ़ा लिया करो, ज्यादा MB नहीं खर्च होती है आपकी। इसके बाद लाइट्स में बढ़ा लूंगा, एक आध दिन दिन में पढ़ के देखेंगे। अभी क्या है, जो उजाला है वो केवल लाइट का है, बाहर का बिल्कुल भी अंधेरा है बिल्कुल। तो थोड़ा सा दिन में पढ़ेंगे तो बाहर का उजाला रहेगा, तो आपको यदि अच्छा दिखेगा तो आपका टाइम फिर थोड़ा सा दिन में कर देंगे, ठीक है। उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को परीक्षा में ये बेहतरीन इंपोर्टेंट आता है, इस प्रक्रिया को
क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, ध्यान से, क्लोर क्षार। क्या अच्छे से परीक्षा में आता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसमें जो निर्मित उत्पाद होता है, क्योंकि इसमें निर्मित, मैं पूरा बताऊंगा आपको, निर्मित उत्पाद क्या होता है बेटा, क्लोरीन। मतलब जब हम सोडियम क्लोराइड यानी नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, चित्र भी बन रहा है, तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न कर देता है। इस क्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं या क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्लोर क्यों बोला, क्योंकि जब इसके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन निकलती है, जिसको कि उन्होंने बोला है क्लोर। क्या बोला है, क्लोर। तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। तथा हमारा जो मुख्य पदार्थ है जो कि हम बना रहे थे वो क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो इधर लिख देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्या है, क्षार, जो कि एक क्या है, क्षार। इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, होते हैं निर्मित उत्पाद ये होते हैं। ठीक है, इसलिए चलिए, तो आप मेरी बात ध्यान से समझे होंगे। तो आपको क्या बनाना है बेटा, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो कुछ मत करिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। इस क्रिया का नाम भी है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्यों है, क्योंकि इसमें जो निर्मित उत्पाद होता है वो एक तो क्लोरीन गैस निकलती है, निकलेगी, मैं बताऊंगा आपको, अभी वाला अभिक्रिया लगवाऊंगा। क्लोरीन गैस निकलेगी, इसको क्लोर बोला, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि क्षार होता है, इसलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। नोट कर लें आप। और अभिक्रिया को हम इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारा पदार्थ क्या था, NaCl, तो जो कि किस अवस्था में था बेटा, जल में हमने घोल दिया। देखो ये लिख रहा जलीय विलयन, तो जलीय विलयन के लिए क्या लिखते हैं, AQ। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, हमने जलीय विलयन लिया तो जल तो लेना पड़ेगा, H2O, तो वो किस अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में। अब बनेगा क्या, विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो सबको पता है बेटा क्या बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक बनती है क्लोरीन गैस और एक और भी बनती है बेटा हाइड्रोजन गैस। हाँ वही तो, क्लोरीन गैस बनती है और प्लस इसमें एक और है हाइड्रोजन गैस भी बनती है। चलिए संतुलित करेंगे बेटा इसको। तो संतुलित करने के लिए आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ सोडियम कितना है, एक, इधर भी एक, इधर क्लोरीन एक, इधर क्लोरीन दो, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 2 से गुणा होगा। अब 2 से गुणा किया तो सोडियम 2 हो गए, तो यहाँ भी आप काय से गुणा कर दो बेटा, 2 से गुणा कर दो, तो ये 2 सोडियम हो गए। अब सभी लगभग बराबर है, एक ऑक्सीजन, ये रही एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो आपको 2 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। अब हो गई संतुलित, आप देख सकते हो। जो बच्चे नए हों, जो पहली बार जुड़ रहे हों, देख रहे हों, बेटा ये संतुलित वगैरह करना हमने पिछले अध्याय में सिखाया था कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित क्यों की जाती है, कैसे करते हैं और संतुलित का महत्व क्या होता है। ठीक, ये अभिक्रिया हो गई। अब इसका चित्र देखिए बेटा, अब इसका डायग्राम देखिए कि हम करते कैसे हैं, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम प्राप्त कर रहे हैं ये करते कैसे हैं। देखो आप कुछ नहीं, एक बड़ा सा पात्र ले लिया, किताब में बन रहा है बेटा, सिंपल है। देखिए एक बड़ा सा पात्र ले लो, इस तरीके से, ठीक है। इसमें आप क्या करो बेटा, यहां पर एक छिद्र रख लो और इधर भी एक छिद्र रख सकते हो यहां पर, ठीक। और बीच में मैंने क्या कर दिया बेटा, यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लटका दिए। ये किसी भी धातु वगैरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड बोला जाता है बेटा इनको। ऊपर मैंने लगा दी एक बैटरी, क्या लगा दी, एक, ये सेल या बैटरी जो भी आपको अच्छा लगे। सेल से थोड़ी कम वोल्टेज की धारा बहती है, बैटरी से थोड़ी ज्यादा वोल्टेज की धारा बहती है। आप मोटे पतले से अंदाज न लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। यहाँ जो प्लस लेकर रहता है, यहाँ जो माइनस,
अब ध्यान रखना, बैटरी का बड़ा वाला जो सिरा होता है इधर प्लस होता है, छोटे वाले सिरे की तरफ माइनस, और जो भी इनको इलेक्ट्रोड बोला जाता है बेटा, बैटरी के धन सिरे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा रहता है उसका नाम होता है बेटा एनोड, मैंने आपको पहले भी बताया है। और जो बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा रहता है उसका नाम होता है कैथोड। क्या होता है बच्चे आपका? कैथोड। एनोड और कैथोड, पूछे आपसे कोई कि एनोड कैथोड क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो कि एनोड कैथोड क्या होते हैं। चलो, तो हमने इधर से इसमें क्या कर दिया बेटा, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्रवाहित किया। देखो, सोडियम क्लोराइड NaCl का घोल, नमक का घोल इधर से इसमें डाला हमने, तो इसमें पूरे में भर रहा है। आप बिल्कुल फुल पैक कर लेना इसको भर के। यहाँ पे एक पतली सी ऐसे उन्होंने क्या कर रखी है, एक झिल्ली लगा रखी है, ठीक। चलिए, इसमें पूरे में भर रहा है। अब मैं पूरा नहीं भरूंगा, आप इसको भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समय लग जाएगा ज्यादा, आप मान सकते हो। और इधर क्या कर रखा है बेटा, एक और नली लगा रखी है, पार्श्व नली। देखो इधर से क्या निकल रहा है बेटा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इस प्रक्रिया में बन रहा है। चलिए देखिए, नमक का घोल NaOH के साथ क्या निकल रहा है, किताब में लिख रहा है नमक का घोल काय के साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ। बेटा पूरा का पूरा नमक आपका नहीं बनता है, मतलब पूरा आपका जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं बदलता, थोड़ा बहुत नमक का घोल इधर से भी निकलता है। तो आप देख सकते हो बेटा, इस चित्र का नाम क्या हो जाएगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद, यानी कि ये अभिक्रिया का नाम क्या है जो इसमें हम क्या करवा रहे हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया। इस चित्र का नाम क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो चलो अब आप इसको समझेंगे बेटा, क्लोर क्षार प्रक्रिया को थोड़ा सा देखिए। क्या है कि भाई हमने क्या कर दिया, बैटरी लगाकर और दो इलेक्ट्रोड लटका दिए, तो जैसे ही हमने इसमें धारा प्रवाहित करी तो होगा क्या, तुम मुझे बताओ, NaCl, ठीक बेटा, ये टूट जाएगा काय में, NaOH में। देखो वहां पर दिख भी रहा है आपको, किताब में अंदर दे भी रखा है कि Na धनायन मिल रहा है, NaCl टूट गया बेटा काय में, Na धनायन में और Cl माइनस। मैंने कल भी बताया था आपको, सबसे पहले दिन भी बताया था बेटा, क्या बताया था कि एक जैसे ही हम जलीय विलयन में इनको घोलते हैं तो इनके धनायन और ऋणायन अलग हो जाते हैं, जो कि ये पहले जुड़े हुए थे ये अलग हो जाते हैं, धनायन अलग और ऋणायन अलग। ये हो गया। इसके बाद में और क्या दे रखा है बेटा आपको, एक Cl माइनस दे रखा है, यानी कि Cl माइनस आ गया और Na धनायन आ गया, और आपका जल है H2O, वो बन रहा है बेटा आपका H प्लस अलग और OH माइनस अलग। तो ये H प्लस OH माइनस ये सब यहीं पे हैं। तो देखो ये जो माइनस है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर Cl माइनस और एक और क्या आएगा बेटा आपका OH माइनस, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे बेटा बैटरी के धन सिरे पर, क्योंकि ये क्या है बेटा आपके ऋण आवेश। और आप एक बात लिख लो, अभी ये चीजें तुम्हारे लेवल की नहीं है, मतलब लेवल की तो है बट अभी मैंने आपको नहीं बताई है, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। क्या कि जो ऋणावेश होता है वो धनावेश की तरफ गति करता है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बैटरी के यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो ये कहाँ जाएंगे, प्लस की तरफ। और जो आपका Na धनायन है, Na धनायन है और H प्लस है, ये दोनों कहाँ गति करेंगे बेटा, आपके कैथोड की तरफ। अब ये जो हाइड्रोजन है ये कैथोड पर गति कर रहा है, तो ये कैथोड पर जाकर चिपक जाते हैं। वास्तविक प्रक्रिया पूरी क्या है ये मैं इस चैप्टर में यहाँ पे अभी नहीं बता सकता कि Cl और OH माइनस जो हैं ये यहाँ पर आकर क्या करते हैं। आप समझ लो, बस यहाँ पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं और इसमें से निकलती है क्लोरीन गैस, और इधर ये हाइड्रोजन आता है बेटा, तो यहाँ से निकलती है हाइड्रोजन गैस। आप समझे, तो एनोड से कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन, और कैथोड से कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड से कौन सी गैस निकलती है, ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया में एनोड से कौन सी गैस निकलती है। चलो अब आप किताब में देखें, आपके पास किताब होगी, मेरे पास जगह नहीं है, मैं फिर भी लिख दूंगा, आप टेंशन ना लें। देखिए क्या दे रखा है आपको, इसमें बहुत सारी चीज है कि क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, अभिक्रिया के नीचे देखेंगे आप, एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है, इधर कैथोड पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का निर्माण भी हो रहा है इधर। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद बहुत उपयोगी हैं, तीनों मतलब क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड,
कैसे उपयोगी है देखो, इधर इन्होंने क्लोरीन के उपयोग दे रखे हैं, मैं भी यहीं पे लिख रहा हूं। जल के स्वच्छ करने के लिए, जल्दी देखिए, जल की स्वच्छता, मेरे यहां पे देख लीजिए और किताब में भी, जल की स्वच्छता भाई साहब, जल को स्वच्छ करने के लिए स्विमिंग पूल में, अब स्विमिंग पूल में तो जल साफ चाहिए होता है, स्विमिंग पूल लोग बाग नहा के आ जाते हैं और गंदा करके आते हैं। चलिए कैसे गंदा करते हैं तुम्हें सबको पता होगा, पीवीसी बनाने में, पीबीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये पाइप वगैरह बनते हैं भैया, रोगाणुनाशक, रोगाणुनाशक यानी रोगाणुओं को मारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक है बेटा आपका सीएफसी, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक है कीटनाशक। तो आप देख लेंगे इनको पूरे सबको आपको लिखना है। हाँ भाई, सबसे पहले देखो, जल को स्वच्छ करने के लिए क्लोरीन गैस आवश्यक है, जल में गंदगी होती है तो क्लोरीन की गोली डाल दी जाती है। स्विमिंग पूल मतलब काम वही है, स्विमिंग पूल में भी जल को स्वच्छ करते हैं। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, उसको बनाने के लिए पाइप वगैरह आते हैं ना, वो सब पीवीसी के बने हुए होते हैं। आपके घरों में नल फिटिंग होता है ना, जो पाइप होता है वो पीवीसी का ही होता है। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन काय में भरी रहती है, आपके फ्रिज वगैरह में भरी रहती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको बनाने में क्लोरीन गैस की आवश्यकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरो मतलब क्लोरीन तो होगी। कीटनाशक मतलब कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। बस ये इतने उपयोग काय के हैं क्लोरीन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जाओ हाइड्रोजन के उपयोग पे, तो इधर साफ कर रहे हैं हम भैया ये, ठीक। हाइड्रोजन के उपयोग देखो, ईंधन के रूप में, हाँ भैया, सबसे पहले तो ईंधन, आप सबको पता है आजकल एक ईंधन ऐसा चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो, सौर ऊर्जा जैसा, क्योंकि एलपीजी वगैरह महंगी हो गई है और इसमें मतलब एलपीजी एक ऐसा है, ऐसा ईंधन है बेटा जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। एक चीज होती है मार्गरीन, ये एक पदार्थ होता है, इसमें इसको बनाने में भी काय की आवश्यकता, हाइड्रोजन की। एक तरह का खाद्य के लिए अमोनिया, तो बेटा हाइड्रोजन से ही अमोनिया बनती है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये N2 और H2 मिलाकर इतनी साधारण कंडीशन में नहीं मिलते, बहुत अधिक ताप और दाब पर मिलते हैं और अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो और अमोनिया तुम्हें पता है बेटा, अमोनिया, यूरिया कितना आता है खेतों में डालने के लिए, यूरिया 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 चिल्लाते हैं, किसानों को यूरिया की कितनी किल्लत होती है, समझ गए। तो उस यूरिया के निर्माण में यानी खाद में, या अमोनिया बोलो आप, तो अमोनिया के निर्माण में, और अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है बेटा, NH3, उसके निर्माण में हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो हमें NaOH मिला, इसके उपयोग दे रखे हैं, सबसे पहला धातुओं से ग्रीस हटाने, मैं यही लिख रहा हूं, आप घबराए ना, सबसे पहले नंबर का पूरा लिखूंगा मैं, आप घबराए ना। धातुओं से ग्रीस, अरे ग्रीस वगैरह नहीं चिपक जाता, ग्रीस हटाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोडा टाइप का है ये, एक प्रकार से सोडा होता है ना, वैसे ही होता है। दूसरा कह रहा है बेटा साबुन तथा अपमार्जक बनाते हैं इससे, साबुन तथा अपमार्जक। अब अपमार्जक मतलब कुछ नहीं बेटा, डिटर्जेंट होता है अपमार्जक मतलब, साबुन और अपमार्जक बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एक कह रहा है बेटा कागज बनाने के लिए, भाई साहब कागज भी बनते हैं लोग, कागज बनाने के लिए क्या, कागज बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और एक है बेटा आपका चौथे नंबर का, लास्ट है क्या, कृत्रिम फाइबर। कैसा, कृत्रिम फाइबर, बेटा जिस, आप अभी यहां पर बैठकर मेरे से घर पे बैठ कर पढ़ पा रहे हो, ये काई की वजह से है, फाइबर की वजह से। फाइबर होता है तंतु, ये प्राकृतिक फाइबर का तात्पर्य होता है बच्चों, प्राकृतिक फाइबर का तात्पर्य जो मतलब प्रकृति पेड़ पौधों में पाया जाता है वो होता है। और कृत्रिम फाइबर जो होता है बेटा, उसको बनाने में क्या का उपयोग किया जाता है, NaOH का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको 3 चीजों के उपयोग बता दिए, काय काय के, मैंने आपको बता दिया बेटा काय का, क्लोरीन के उपयोग जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल को साफ करने में, पीवीसी को बनाने में, रोगाणुनाशक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और कीटाणुनाशक इतने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में करते हैं मार्गरीन बनाने, और अमोनिया जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है, NH3, NH3, क्योंकि अमोनिया से क्या बनता है फिर, यूरिया, और यूरिया आप किसानों के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी अच्छे से समझते हैं। फिर इसके बाद नमक, जो आपका NaOH मिला वो क्या है बेटा आपका, धातुओं से ग्रीस हटाने,
साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज बनाने में और कृत्रिम फाइबर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं बढ़िया आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या बच रहा है बेटा आपका? कुछ नहीं बच रहा। व्यंजक चूर्ण बनाएंगे हम, यानी एक पूरा खत्म हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके पूछ लो, जल्दी कमेंट करो। सब कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी समस्या कुछ हो तो जल्दी से बताएं। वीडियो रुक गई सर। किसकी वीडियो रुक गई सर? मेरी एमबी खत्म हो गई। अभी वीडियो बढ़िया से चल रही है ना बेटा? एमबी खत्म हो गई तो बाद में यूट्यूब पे देख लेना इस वीडियो को, जो भी है। जल्दी बताओ, आ रही है क्या समझ में? कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? समीक्षा कह रही है हाँ आ गई भैया, आ गई, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, शिवम कह रहे हैं। हाँ बेटा, बाद में जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? शारदे कोचिंग क्लासेस। चैनल की लिंक भेज दो। अरे अभी हाल ही थोड़ी, मैं सब बता दूंगा। मैंने पुरानी वीडियो भी डाल दी है। अरे आप तो सर्च करो ना, शारदे कोचिंग क्लासेस, लिंक क्या भेज दो और ढूंढो, उसमें मैं मिल जाऊंगा। कहीं तो यूट्यूब पे मिलूंगा। शारदे कोचिंग क्लासेस की स्पेलिंग नहीं आती क्या आपको? शारदे, COACHING, शारदे कोचिंग क्लासेस, ये आप सर्च कर सकते हो, आ जाएगा। ऐसा कैसे ही करना है तो ही आएगा। अपना जो ऐप का लोगो है वही लोगो मैंने उस पर लगा रखा है, तो आप देख लेना और किसी को सब्सक्राइब मत कर देना। चलो, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो की लेंथ कितनी हो गई जल्दी से बताएं? वीडियो की लेंथ कितनी हो गई? हाँ, अपना हो गया वीडियो बेटा 52 मिनट का, यानी कि अब बस बंद कर देते हैं। सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। भगवान भला करे, 10वीं में खूब नंबर दिलाए तुम्हें। हालांकि भगवान कुछ नहीं करेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब कल पढ़ाएंगे बेटा। जय श्री कृष्णा सभी को। अब कल आपके 4 टॉपिक बचेंगे, उनको मैं कल ही खत्म करा दूंगा। इस पार्ट को खत्म कराऊंगा, फिर एक दिन पूरी अभ्यास को खत्म कराऊंगा। तो गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन तो शुभ गया हो, रात्रि भी शुभ चली जाए तो बढ़िया रहेगा। जय श्री कृष्णा, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्णा। समझ में आया ना बच्चों सभी को बहुत अच्छे से? आपको भी सर। चलो ठीक है, जय श्री कृष्ण, हैप्पी जन्माष्टमी। बहुत बढ़िया, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। चलो धन्यवाद। मैं वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बढ़िया।